जी, हम बात कर रहे थे, जो ये इक्वेशन है ये क्लैरेट इक्वेशन है। कैसे? डी वाई ओवर डी एक्स को हम पी कह लेते हैं। तो y इक्वल है एक्स पी प्लस पी इसकी पावर 10 आ गई प्लस 2p प्लस पी स्क्वेयर प्लस पी की पावर में आ गया 3/2। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप मान लें कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म्स हैं, असल में ये किसका फंक्शन है? ये p का फंक्शन है। तो एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एक क्लैरेट इक्वेशन है। और क्लैरेट इक्वेशन की खास बात ये है, आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि क्लैरेट इक्वेशन होती कैसे है। दोबारा से बता दूं, y इक्वल एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, ये क्लैरेट इक्वेशन है। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे आप मान लें कि मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, y इक्वल है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप बड़ी मेहनत से इसको सॉल्व करेंगे जी। पहले नंबर पे आप इसको लिख देंगे y इक्वल है जी डी वाई ओवर डी एक्स और x प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स को आप इधर लिख लेंगे, 1 प्लस एक्स को y को उस साइड पे लिख लेंगे, और फिर आप डी वाई ओवर वाई कर देंगे और ये 1/1 प्लस एक्स और डी एक्स कर देंगे। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर ये नेचुरल ऑफ वाई इक्वल नेचुरल ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, और ये वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा ई रेज टू पावर सी इंटू 1 प्लस एक्स। तो कहने का ये मकसद है कि ये नेचुरल भी आएगा ना, सी प्लस, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, सी प्लस नेचुरल ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल है ई ई और इसकी पावर में c मल्टीप्लाई ई की पावर में नेचुरल आगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा y ई, इस ई की पावर में जो c होता है ना, ये कांस्टेंट ही होता है। इसको हम c, इसको c कह लेते हैं दोबारा से, और ये आ जाएगा c, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, मतलब y इक्वल आ गया c प्लस सी एक्स, मतलब के सी एक्स प्लस सी। अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन पे और इसके इस आंसर पे, तो एक चीज इन दोनों में सेम है कि जहां पे भी p है वहां पे c आ चुका है। मतलब y इक्वल है पी एक्स प्लस पी। गौर से देखें, ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये भी इस p के इक्वल है, और जो ये डी वाई ओवर डी एक्स है ये भी इस p के इक्वल है। तो जब आपने इस क्लैरेट इक्वेशन को बड़ी मेहनत से आपने सारे स्टेप्स लगा के यहाँ पे सॉल्व किया और एंड पे आंसर वो आया है कि जस्ट आपने पी की जगह पे सी देखा है, तो आप कह सकते हैं, आप बड़ी मेहनत से जब आपने सॉल्व किया तो आप कह सकते हैं कि क्लैरेट इक्वेशन का जो भी आंसर होता है किसी भी क्लैरेट इक्वेशन का, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जस्ट आपने पी को सी से चेंज कर देना है। ठीक है, ये याद रखना है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लैरेट इक्वेशन होती कैसी है, ये पहला क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस, तो उसका ये फार्मूला होता है पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। क्लैरेट इक्वेशन अगर वो कह दे कि ये क्लैरेट इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपने कहना है कि वी कैन गेट इट्स सोल्यूशन इफ वी पुट p इक्वल c एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो p की जगह पे c पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखें, ये इसका सोल्यूशन है क्लैरेट इक्वेशन का। ठीक हो गया।
जैसे इस बंदे ने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखें। अब ये क्लैरिटी इक्वेशन है, क्लियरली इसको सॉल्व किया है तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी ये फर्दर तो जरूरत नहीं थी। ये किसी सिंगुलर सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है। अच्छा, सिंगुलर सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन, x and y are both expressed as functions of p, and we obtain the parametric equations of a curve representing a solution of 1. The solution 2 is called the singular solution. This solution is not reducible form of general solution. P may be eliminated between the two equations to get a relation in x and y involving no constant. तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आपको कांस्टेंट सी नजर नहीं आ रहा, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। जबकि जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अपीयर हो रहा है। अभी ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरेट इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको क्लैरेट इक्वेशन बनाया जा सकता है। ये कोई यहाँ पे स्टेप्स वगैरह करेगा और ये बन जाएगी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम क्लैरिटी इक्वेशन को समझें। ठीक है, बस इसके लिए इतना काफी है। आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं, ये नीचे लिखी होती है वाले पेज पे। ये आप जरा माइक ऑफ कर दे, बल्कि आपका माइक मैं ऑफ कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा जी, अब एनवेलप आ गया। एनवेलप डेफिनेशन इसकी देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल 0 बी, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। बी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, सपोज ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स आर ड्रॉन फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ पैरामीटर सी। आप मान लें कि जैसे मिसाल के तौर पे एक फैमिली ऑफ कर्व आपने देखी थी, वो क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल सी स्क्वेयर। जब आपने इसको ड्रॉ किया, मतलब इसका ग्राफ बनाया, तो आप मान लें कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना। सी की हर वैल्यू आप यूज करें, हर वैल्यू यूज करें, तो हर वैल्यू यूज करने से ये एक बहुत छोटा सा सर्कल बन जाएगा, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर इससे भी बड़ा सर्कल। मतलब कि इतने ज्यादा थिक, आप समझ रहे हैं कि इतनी थिकनेस होगी कि हमें इनमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप सी की हर वैल्यू यूज करेंगे, हर वैल्यू, हर पॉइंट पुट करते जाएंगे, तो आपके पास कोई ना कोई सर्कल बनता जाएगा। इस सर्कल के साथ एक और सर्कल ऐसा बना होगा जो ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इतने बहुत ज्यादा सर्कल्स आपके पास बनते चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी रियल नंबर है, तमाम रियल नंबर अगर यूज करेंगे तो आप तो इसको पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सपोज तमाम जो मेंबर्स हैं फैमिली ऑफ कर्व, याद रखें आपको एक और भी मैंने ग्राफ प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, जो इस तरह से था, ऐसे आके वैसे जा रहा था, वैल्यूज चेंज कर रहे थे, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, इस तरीके से। ठीक है, याद होगा। अगर नहीं याद, अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, तो वो बाद में मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा।
तो अगर आप तमाम वैल्यूज को यूज कर लें तो क्या होगा? अब ये देखें, all members of family of curves are drawn for various values of parameter c arranged in order of magnitude. इसका ये मतलब है कि c की वैल्यू मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और बड़े नंबर तक इसको ले जाना है, मतलब बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, the two curves that correspond to two consecutive values of c, ठीक है, जो दो कर्व्स आई हैं, जो दो कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ सी के लिए आई हैं, बी डिजाइंड एज पैरा एज नेबरिंग कर्व्स। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप सी को तमाम रियल नंबर के तौर पे यूज ना करें, आप सी को यूज करें जी 1 2 3 4 5, सिर्फ इन 5 नंबर्स के लिए। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये एक और सर्कल बन जाएगा 2 रेडियस का। जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। अब दो कंसेक्टिव वैल्यूज का मतलब है कि 1 और 2 की अगर बात करें, ये दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 1 और 2 की अगर बात की जाए तो 1 और 2 के लिए जो दो सर्कल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये वाले हैं जी, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। अब इन दो सर्कल्स को आपस में हम क्या बोलेंगे? नेबरिंग कर्व्स बोलेंगे। सही हो गया। द लोकस ऑफ द अल्टीमेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नेबरिंग कर्व्स इज कॉल्ड एनवेलप ऑफ द फैमिली। अब ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इनवेलप हमें नजर नहीं आ रहा। लोकस वही होती है जो इक्वेशन या उसका जो भी ग्राफ होता है, ये उसकी बात कर रहा है कि जो इंटरसेक्शन होती है ना नेबरिंग कर्व्स की, उसको इन्वेलप कहते हैं। किसी एग्जांपल से हम समझते हैं कि इन्वेलप असल में है क्या चीज, ताकि आपको समझ आ जाएगी। जैसे फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 1, जैसे ये देखें, ये आपके पास सर्कल्स की इक्वेशन है। इज दैट द फैमिली ऑफ सर्कल्स विद इक्वेशन the pair of lines y equal 1 and minus 1 is the envelope. It is to see that the lines y equal to plus minus 1 touches each member of family of circles. अच्छा, वैसे इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कैसे बनेगा? इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका जो सेंटर है वो आ गया जी 1 और 0 पे। 1 0 का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस का 1 है, वाई एक्सिस का 0, ये सेंटर आ गया। और रेडियस यहाँ से 1 है, तो ये 1 यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट दाएं और 1 पॉइंट बाएं। तो ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ इसका। अब y1 और -1, y को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे y की वैल्यू -1 होती है। तो ये यहाँ से सीधा चला जाएगा और ये यहाँ से सीधा चला जाएगा, ये यहाँ पे टच कर रहा है और इसको ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास दो लाइंस हैं 1 और -1, ये एनवेलप होंगे ये इस फैमिली के, क्योंकि ये इसको टच कर रहे हैं। इसकी थ्योरी हमने थोड़ी सी छोड़ दी है शायद। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट 3 नेबरिंग intersecting members of a family
let P be the point of intersection of A, B and Q be the point of intersection of B and C. By definition, P and Q are points on the envelope. Thus the curve B and the envelope have two contiguous points common. ग्राफ देखते हैं। ये आ गया, ये कर्व है जी, ये वाली, ये बी कर्व है, ये आ गई, ये कर्व ए है, ये वाली थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये कर्व सी है। अब देखा जाए कर्व ए और बी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे, और ए और सी इंटरसेक्ट कर रही हैं जी इस पॉइंट पे, और बी और सी इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों नेबरिंग कर्व्स है ना। तो असल में जो आपके पास पॉइंट आता है ना, वो उस पॉइंट को हम इन्वेलप का कह रहे होते हैं। हैज एक्स एक्सिस एज इन्वेलप, बल्कि पॉइंट को इन्वेलप नहीं कह रहे होते हैं, इन्वेलप हम कह रहे होते हैं, किसको कह रहे होते हैं, जो हमारे पास, हाँ, लोकस, लोकस ऑफ अल्टीमेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके लोकस को, कि पॉइंट्स की नेचर क्या बन रही है। जैसे ये एक ग्राफ है, x माइनस सी स्क्वेयर, एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल 1। अब देखें, आपने, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी, आपने इस चीज पे गौर करना है। अब x माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल 1 का जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले नंबर पे आप इस c को क्या पुट करें, आप इस c को पुट करें जी 0 पुट करें। ठीक है, जब आप इस c को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब आप इस c को 1 पुट करें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब आप इसी c को 2 पुट करें, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अभी जस्ट मैंने 3 यहाँ पे जो है ना, c की वेरिएशन में 3 पॉइंट्स मैंने यूज किए हैं, 0 1 2। मैंने 0 यूज किया, 1 यूज किया, 2 यूज किया। अब 0 1 2 के लिए मैं डिफरेंट इसके ग्राफ्स बनाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान से आपने देखा, ये बन गया। अब आप इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, ये ब्लू कलर में। तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, सॉफ्टवेयर में इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, एक्स, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। जरा गौर से आपने देखना है, एक्स माइनस 2
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, फिर एक और इसमें कर लेते हैं एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब ये गौर से देखें, अब हम इधर आ जाते हैं ग्राफ पे। अगर आप गौर से देखें तो कंसेक्टिव सर्कल्स पे हम फोकस करते हैं। जैसे एक सर्कल हमारे पास ये वाला है, ये जो पहला सर्कल है और जो दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये यहाँ, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। देखे ना, ये हमारे पास सर्कल 1 आ गया, ये वाला, ठीक है, और दूसरा सर्कल ये आ गया। अभी तीसरे सर्कल को नहीं आपने देखना, जस्ट पहले दो सर्कल्स को देखना है। तो पहले दो सर्कल्स हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड जरा, neighboring curves is said to envelop of the family. The pair of lines y equal 1 and I equal minus 1 is the envelope. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखे ना, आप लोग गौर से देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये y इक्वल 1 और -1 इसके एनवेलप नहीं है। इसके एनवेलप होंगे ये वाले पॉइंट्स, ये वाले। इसकी मैं वैल्यू आपको बता दूं, इस पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, ये। क्योंकि देखें, अगर आप गौर से देखें तो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, एक आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, ऐसे ही है। फिर एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अभी तो मैंने 1 के बाद डायरेक्ट 2 लिखा है ना, 1 के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज भी लिख सकता हूँ। जैसे ये देखें, अगर हम 1 के बाद क्या करें कि x माइनस 1.1 करें, ठीक है, 1.1 का स्क्वायर करें प्लस वाई स्क्वायर, तो जो सर्कल आपके पास बनेगा वो बहुत करीब बनेगा इसके। जरा गौर से देखें, इनको ना मैं अभी थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इसको छोड़े, ये देखें, जरा ध्यान से देखें। जब मैंने 1.1 पुट किया है तो जो नेक्स्ट सर्कल बना है वो देखे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, गौर से देखें। वो 1 के बहुत ज्यादा करीब कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। गौर से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि जो ये 1 है, यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल करीब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इसका डिस्टेंस और कम कर देते हैं, मतलब x माइनस 1.0001, ठीक है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब आप देखें, ये देखें, ये दो सर्कल्स मैंने बनाए हैं और ये दोनों एक दूसरे के, ये पहले वाला रिमूव किया और इसको, ये और
ये एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ये 1 के करीब जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सी को एज अ रियल नंबर यूज कर रहा है। तो सर्कल्स इतने करीब बनते जाएंगे कि आप ये समझ लें कि जैसे ये एक सर्कल है, इसके बिल्कुल साथ जो दूसरा सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये एक ही सर्कल है, लेकिन ये 2 सर्कल्स होंगे। और ये y इक्वल 1 और y इक्वल -1 पे एक लोकस बना देंगे। लोकस समझ रहे हैं? लोकस ये बनता जा रहा है, ये गौर से देखें, ये आपको एक लाइन नजर आ रही है लोकस बनते हुए। अभी मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी और चेंज करता हूँ। x माइनस 1.2 कर लेते हैं ना, 1.2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो ये देखें, अब मैंने 3 सर्कल बना दिए हैं, एक ये वाला शो हो रहा है, एक 1 वाला शो हो रहा है, एक 1.2 वाला शो हो रहा है। तो तीनों सर्कल से एक नया लोकस नजर आ रहा है बनता हुआ। इस तरह देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा 1 के करीब है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो y इक्वल 1 और y इक्वल -1 जो है ना, ये एक न्यू लोकस में न्यू कर्व बन रही है, एक न्यू कर्व जो बनती जा रही है, वो इसका एनवेलप होगा पुरानी कर्व का। ये इसकी डेफिनेशन है। थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनवेलप होता क्या है। ठीक है, एनवेलप फाइंड करने का उन्होंने ये मेथड लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आपको एनवेलप की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी ये वाला आप छोड़ सकते हैं टॉपिक, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। सही है। ये हमारा 9 चैप्टर खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास आ जाता है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो जो हमने नाइन चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, वो सब सब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर थी। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि उसमें सिर्फ dy ओवर dx था, मतलब dy ओवर dx प्लस y इक्वल x, इस तरह कुछ था, लेकिन वो dy ओवर dx था। अब जो इक्वेशंस है वो है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब है कि इसमें डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर भी हो सकता है, इसमें डी क्यूब ऑफ वाई ओवर डी एक्स क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, इसमें डी 4 वाई ओवर डी एक्स 4 भी हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि डिग्री इसकी 1 होगी, डिग्री 1 होगी। ठीक है, क्योंकि हायर ऑर्डर और हायर डिग्री की अगर बात करें तो फिर उसमें मेथड्स डिफरेंट हो जाते हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करना है, वो हायर ऑर्डर और डिग्री 1 होगी। ठीक है, ये चीजें हमने स्टडी करनी है। तो ये उसने कहा हुआ है कि इन चैप्टर 9 वी स्टडीड मेथड ऑफ सॉल्विंग स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है वो फर्स्ट ऑर्डर में सीखा है। इन दिस चैप्टर वी शैल consider systematic methods for the solution of certain class of differential equations of order more than one and degree only one। ठीक है, ये भी लिखना था ना इधर। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले नंबर पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव का कोफिशिएंट x का फंक्शन होता है, और हर टर्म की डिग्री, मतलब के डेरिवेटिव की जो पावर है ना वो 1 होती है। जैसे इस डेरिवेटिव की पावर 1 है, इस डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, चाहे ये n-1th डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी पावर 1 है, और इसका कोफिशिएंट भी ओनली x का फंक्शन है। उसके बाद चलते चलते
ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर भी 1 है, और यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट फंक्शन है, और ये x का फंक्शन है, इसी तरह ये भी x का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का 0th डेरिवेटिव है, और ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम कहते हैं जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें आप देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव n है, तो इसका ऑर्डर n होगा, ऑर्डर n होगा और डिग्री 1 होगी। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n एंड डिग्री 1 इसको बोलेंगे। अब इसमें अच्छा, पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। जी बताएं, मैं आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सब लोग बताएं होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। बाकी भी बताएं, इतने लोग अवेलेबल है इधर क्लास में। आप समझें कि ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन है। जी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पता है किसी को? डिग्री सेम, ये तो चले ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में जो होमोजेनियस की वो बात कर रहा है। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जब भी कभी आपसे पूछा जाए ना होमोजेनियस इक्वेशन सेम क्या होती है, तो सबसे पहले नंबर पे वो मैं बात बताता हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलत बताते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे वो बात बताता हूँ जो सब स्टूडेंट्स रोंग बताते हैं। अक्सर जब पूछा जाता है ना होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, तो आंसर आता है जिस इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 होती है। स्टूडेंट ये कहते हैं, जो कि 100%, 100% नहीं लेकिन 90% जो है ना गलत बात है। सही हो गया। तो अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि आपने कहना है कि जब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, मतलब 0 हो, ना हो, जब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, कहने का ये मकसद है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन है हमारे पास, मतलब ये कर लेना y ट्रिपल प्राइम प्लस 2y डबल प्राइम प्लस 3y प्लस 2x इक्वल 0। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये लग तो होमोजेनियस रही है, पर ये होमोजेनियस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को अगर मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं, अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या ये होमोजेनियस है। अब आप कहेंगे कि ये होमोजेनियस नहीं है। पहले बहुत से लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि ये होमोजेनियस है, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को कहते हैं फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टर्म को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म नजर ना आए फिर इक्वेशन होमोजेनियस होगी। जैसे ये देखें,
y ट्रिपल प्राइम प्लस 2y डबल प्राइम प्लस 3y इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखें, चले ये जो टर्म्स है यहाँ पे तो हमें पता है ना, ये फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है उसका, ये सेकंड डेरिवेटिव है जी, ये कोई डेरिवेटिव नहीं, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल खुद आ गया, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल खुद आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो होगी ना, ये होमोजीनियस होगी। तो आपने इसका हमेशा यही आंसर देना है कि जब भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो तब इक्वेशन होमोजीनियस होती है। ठीक हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये नहीं कहना कि जब राइट हैंड साइड 0 होगी तो होमोजीनियस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्टनेस वाली बात फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में की थी हमने, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में। ये अब हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर इक्वेशंस की। तो हायर ऑर्डर इक्वेशंस में भी होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ होमोजेनियस इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट नहीं होती। चैप्टर नंबर 9 में हमने बहुत सी ऐसी इक्वेशंस देखी थी जो होमोजेनियस थी लेकिन एग्जैक्ट नहीं थी, उनको एग्जैक्ट बनाया गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो और कोई? चैप्टर 10 आज हमने स्टार्ट तो किया लेकिन यहाँ तक हमने स्टडी किया। ठीक है, कल क्लास होगी, मैं आपको इसके बाद आगे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे से सारा हम स्टडी करेंगे, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं आगे। सही हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चले, सही है फिर। अच्छा, कल कितने बजे क्लास होगी? कल कोशिश करेंगे कि क्लास मतलब 8 बजे के करीब हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज।